इतने दिन से इंडी गठबंधन संसद चलने नहीं दे रहा था, आपने भी देखा, लेकिन आज संसद चली, खूब अच्छे से चली, सबने बोला, अपनी बात रखी। यही काम पहले कर लेते तो टाइम भी नहीं बर्बाद होता और देश का पैसा भी नहीं, लेकिन इनको संसद चलानी नहीं थी, इनको तो अडानी अडानी करना था, सबको उलझा के रखना था। इसलिए जब तक ये चाहते रहे संसद नहीं चली। जब इन्होंने चाहा, विपक्ष ने चाहा, इंडिया अलायंस ने चाहा, राहुल गांधी ने चाहा, तब संसद चल गई। आज इंडी गठबंधन से पूछा जाना चाहिए कि कैसे संसद चल गई आज बॉस? आप तो कह रहे थे सरकार नहीं चलने दे रही, तो आज कैसे चल गई? कैसे उनके नेता उसी संसद में खुलकर बोल रहे हैं जिस संसद में खड़े होकर ये भी कहते हैं कि उनको तो माइक बंद कर दिए जाते हैं, बोलने नहीं दिया जाता। एक सदन में तो अब भी यही हो रहा है। राज्यसभा में इंडी गठबंधन बवाल काटे हुए है। वहां पर राज्यसभा चेयरमैन को चीयर लीडर तक कह दिया गया। राज्यसभा चेयरमैन से भिड़े हुए हैं ये लोग, लेकिन लोकसभा में अब भी कोई हंगामा नहीं हो रहा। वहां पर संविधान पर चर्चा हो रही है, सब आराम से बोल रहे हैं, अपने अपने सियासी एजेंडे के हिसाब से बातें कर रहे हैं। लेकिन आज कैसे प्रियंका वाड्रा पहली बार संसद में बोली, तो ऐसा बोली कि मोदी शाह भी खुश होंगे कि ये राहुल गांधी पार्ट 2 आए हैं। ऐसा बोली कि लोग कह रहे हैं सियासी रायता फैला दिया है। प्रियंका वाड्रा ने आज बहस की शुरुआत की। लोकसभा में ये उनका पहला भाषण था। उन्होंने अपने परनाना नेहरू की भी बात कर दी, संबल हाथरस का भी जिक्र कर दिया, मोदी सरकार को बैलेट से चुनाव कराने की चुनौती दे दी। अखिलेश यादव भी बोले, जातिगत जनगणना की बात की। मोदी सरकार में मुसलमानों को प्रताड़ित बताने लगे, मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने का जिक्र करने लगे। लेकिन इंडी गठबंधन ने संविधान का चैप्टर खोला तो मोदी सरकार ने बता दिया कि कांग्रेस के राज में कैसे संविधान पर खुल्लम खुल्ला बुलडोजर चलता था। मोदी सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहस की शुरुआत की। राहुल गांधी जो पॉकेट में संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं, उस पर राजनाथ सिंह ने जबरदस्त क्लास लगा दी। मतलब लोकसभा के अंदर आज खूब एक दूसरे को घेरा गया। किसी के भाषण पर पूरा सदन हंसने लगा, कभी तू मैं हो गई। आज लोकसभा में संविधान पर जो बहस हुई वो देखने लायक थी। आज सबसे पहले इसका चैप्टर आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा एक झलक देखिए। जो भारत देश की आजादी में सच्चाई ये है, इनको पता चल गया। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखते हैं। बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। आज जब मैं देखता हूं कि हमारे कई नेता विदेश की धरती पर जाकर भारत के बारे में न जाने क्या क्या कहते हैं। यहाँ तो वॉशिंग मशीन है, जो यहाँ से वहाँ जाता है वो धुल जाता है। 100 चूहा खा के दिल्ली चली हज करने के लिए। तो मोदी जी तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आएंगे, आपका नामो निशान कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। ये तो अभी आपने ट्रेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर दिखाऊंगा मैं। लोकसभा की बहस इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि प्रियंका वाड्रा पहली बार लोकसभा में बोल रही। राहुल गांधी से तो कांग्रेस का कुछ भला हो नहीं पाया, तो कांग्रेस ने अब प्रियंका वाड्रा की तरफ देखना शुरू किया है, यही शायद कुछ कर दें, नैया पार लगा दें। लेकिन प्रियंका वाड्रा का हाल भी वही रहा। वो भी वैसी ही बातें करने लगी जो बातें करके कांग्रेस घिस चुकी है, पिट चुकी है। प्रियंका वाड्रा भी अडानी अडाने करने लगी, लेकिन यह नहीं बताया कि कांग्रेस के राज्यों में अडानी के साथ डील क्यों होती है। ईवीएम का मुद्दा उठाने लगी, लेकिन यह नहीं बताया कि ईवीएम से ही झारखंड जीते गठबंधन के साथ, तो ईवीएम कैसे ठीक हो गया। जातिगत जनगणना की बात करने लगी, लेकिन यह नहीं बताया कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना का डेटा रखा हुआ है, उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते। बीजेपी को वॉशिंग मशीन बताया। मणिपुर, संबल, हाथरस, उन्नाव की बात करने लगी, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर चुप रही।
मोदी आरक्षण खत्म कर देंगे वाला वही फर्जी पुराना नैरेटिव फिर से दोहरा दिया। मतलब प्रियंका वाड्रा के पास भी कुछ नया नहीं था कहने को। जैसे राहुल गांधी गाय पे निबंध पढ़कर आते हैं, रट के आते हैं और फिर कुछ भी पूछो वही बोलते हैं, प्रियंका वाड्रा भी एकदम लग रहा था कि राहुल गांधी की कॉपी से ही पढ़कर आई। अब क्या करेंगे जब सलाहकार ही वही लिखिए कि दे रहा है राहुल गांधी को भी, वही लिख के दे रहा है प्रियंका वाड्रा को भी, क्या नया लाएंगे। लेकिन फिर भी कांग्रेस की इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया कि अरे बाप रे, प्रियंका वाड्रा ने तो आग ही लगा दी टाइप। एक बार सुनिए संविधान पर प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा और राजनाथ सिंह ने कैसे कांग्रेस को फंसा दिया, फिर आगे की बात बताता हूं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। जबरदस्त हुआ है बॉस, आज जबरदस्त हुआ है, सब दिखाऊंगा आपको। चर्चा तो संविधान पर हो रही थी, लेकिन कांग्रेस को हरियाणा महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने जो शौक दिया, उसके सदमे से अब तक कांग्रेस निकल नहीं पाई। इसलिए वो कभी अडानी, कभी ईवीएम चिल्ला रहे। कांग्रेस ने तो यहां तक कह दिया था कि उसे ईवीएम चाहिए ही नहीं। लेकिन सोचिए, जो प्रियंका वाड्रा खुद ईवीएम से जीत के आई हैं, ये क्या बैलेट पेपर से जीत के आई हैं, वो भी संसद में ईवीएम का वही रोना रोने लगी। प्रियंका वाड्रा ने चैलेंज कर दिया कि बैलेट से चुनाव करवा के दिखाओ। एक बार प्रियंका वाड्रा को सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे प्रियंका वाड्रा के पिता राजीव गांधी के जमाने में जब बैलेट के चुनाव होते थे तो कैसे कैसे कांड होते थे। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। बॉस, ये क्या हिसाब है? ईवीएम से जीत के आई हैं, कह रही हैं कि चैलेंज दे रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। उसके बाद बैलेट पेपर से हार जाएगा तो क्या कहिएगा? इंकी पिंकी पोंकी पो करके निकालो, जरा दिखाओ उसमें जीत पाते हैं कि नहीं हम। फिर उसमें हार जाएगा तो क्या कीजिएगा? वो जो बच्चे करते हैं, वो क्या करते हैं, सीजर पेपर स्टोन ऐसे कुछ करते हैं, उसमें करके देखो, उसमें हरा के दिखाओ तब मानू। ये चल रहा क्या चल क्या रहा है इस देश में कि जिसमें हम जीत गए ठीक है, नहीं तो हम जो बोलेंगे उसमें चैलेंज दे रहे हैं कि ये करके दिखाओ। अरे यार, कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम की बात करेंगे तो उनकी सारी कमियां छुप जाएंगी। कमियां ईवीएम में नहीं है बॉस, कमियां आपके अंदर हैं। जनता क्यों आप पर भरोसा नहीं करती, मोदी पर बार बार भरोसा क्यों करती है, या आपको अपने अंदर झांक के सोचना चाहिए। आपको अगर वायनाड में वोट पड़ जाता है तो यहां क्यों नहीं पड़ता, ये सोचिए ना बॉस। अगर बैलेट से भी चुनाव हो जाएंगे तो कांग्रेस कोई झंडे नहीं गाड़ देगी, आप लिख के ले लीजिए। और सबसे बड़ी बात, बैलेट से चुनाव क्या इस देश ने देखे नहीं है? बैलेट से चुनाव होते रहे हैं और देश ने यह भी देखा है कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो कैसे कैसे कांड होते थे। तब कांग्रेस का ही राज हुआ करता था। प्रियंका वाड्रा को शायद यह मालूम नहीं होगा कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो क्या क्या खेल हुए थे। देश के एक सिटिंग प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सीट पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी बॉस। इनके खुद के पिता की सीट पर बूथ कैप्चरिंग हुई थी बैलेट पेपर के जमाने में। इसकी वजह से 97 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा से चुनाव करवाना पड़ा था। यह 1989 का लोकसभा चुनाव था जहां अमेठी से तब के प्रधानमंत्री राजीव गांधी चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव में कांग्रेस पर वोटिंग के दौरान गड़बड़ी करने और धमकाने के आरोप तक लगे थे। चुनाव से जुड़े अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मियों को उस वक्त सस्पेंड इसलिए कर दिया गया था क्योंकि वो भी इस वोट फ्रॉड में शामिल थे। इन 97 पोलिंग स्टेशन पर कुल 1 लाख वोटर थे, जो अमेठी में कुल वोटर्स का 8वां हिस्सा था। उस वक्त राजीव गांधी के सामने महात्मा गांधी के पोते राजमोहन गांधी ने चुनाव लड़ा था। उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस ने राजीव गांधी के कैंपेन मैनेजर सतीश शर्मा के साथ मिलकर बैलेट बॉक्स से छेड़छाड़ की थी। बताइए, जिन्होंने सरनेम गांधी लगा रखा है, उन्हें असली गांधी के वंशज ने कहा कि ये लोग तो छेड़छाड़ करके कर रहे हैं भाई बैलेट बॉक्स में।
अब प्रियंका वाड्रा कह रही हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। अरे बॉस, अभी ईवीएम में ही आप लोग कह रहे हैं कि प्रशासन की मदद से ईवीएम में चुनाव जीत जा रहे हैं, फिर बैलेट पेपर में हारिएगा, कहिएगा बैलेट पेपर में प्रशासन की मदद से जीत जा रहे हैं। रोने का कोई अंत है बॉस। आप ये भी देखिए कि जब बैलेट से चुनाव होते थे तो भी कांग्रेस पार्टी हारने पर इसी तरह छाती पीटती थी कि बैलेट में गड़बड़ी हुई। राजीव गांधी का पुराना वीडियो देखिए, ये 1989 में हुए लोकसभा चुनाव का है, जिसमें वो बीजेपी को मिली सीटों पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब खानदानी परंपरा है भाई बीजेपी के ऊपर सवाल उठाने की। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रहे हैं, जबकि उस वक्त बैलेट से चुनाव होते थे। खुद राजीव गांधी पीएम थे, लेकिन फिर भी वो बैलेट पेपर से चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जता रहे थे। देखिए राजीव गांधी का पुराना वीडियो। बीजेपी के पिछले पार्लियामेंट में लोकसभा में 86 सीट आई, उनकी 86 सीट जीतने की ताकत तो आज तक नहीं बनी। उनका वोट मुश्किल से 8% का बढ़ के 12%। 8% में 2 सीट मिली, 12 में उन्हें 86 सीट मिली। ये तो हिसाब जुड़ता नहीं, गलत बनता नहीं। नहीं तो इस हिसाब से तो कांग्रेस को 500 सीट दी, तो कुछ गड़बड़। कुछ गड़बड़ नहीं है बॉस, गड़बड़ कांग्रेस पार्टी में है। और वो गड़बड़ यह है कि कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में जी रही है। कांग्रेस पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं को धोखा दे रही है, टॉप लीडरशिप धोखा दे रही है। उनको पता है कि अगर हमने स्वीकार कर लिया कि हम तो चुनाव जिता ही नहीं सकते, तो ये गांधी परिवार का जो रौला है फिर वो रौला कैसे बना रहेगा। तो कभी ईवीएम को गाली दो, कभी बैलेट पेपर को गाली दो, कभी पत्रकारों को गाली दो, कभी जुडिशरी को दो, किसी किसी को देते रहो ताकि कार्यकर्ता हमको गाली ना देते। ईवीएम पर बोलकर कांग्रेस खुद को एक्सपोज करती रही, लेकिन आज जिस तरह से प्रियंका वाड्रा के पहले भाषण का माहौल कांग्रेस और उनके इकोसिस्टम ने बनाया था, उस भाषण पर लोग कहने लगे कि राहुल गांधी से ज्यादा रायता तो प्रियंका वाड्रा ने फैला दिया। प्रियंका के जिस भाषण के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही जा रही हैं, वो बातें सुनकर तो नरेंद्र मोदी अमित शाह आज खुश हो रहे होंगे कि उनको दूसरा राहुल गांधी मिल गया है, क्योंकि राहुल गांधी की तरह प्रियंका वाड्रा ने भी अपने भाषण में सेल्फ गोल ही किए। प्रियंका वाड्रा ने किसानों का मुद्दा उठाया और कहा कि हिमाचल प्रदेश के सेब किसान परेशान हैं, हिमाचल के सेब किसान रो रहे हैं। अरे बॉस, हिमाचल में तो सरकार कांग्रेस की है। सुनिए एक बार इनको। भगवान भरोसे है आज इस देश का किसान, उसको छोड़ दिया गया है। आज हिमाचल में देखिए, जितने भी कानून बने हैं वो सब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बन रहे हैं। हिमाचल में जो सेब उगता था, उसके जो छोटे छोटे किसान हैं वह रो रहे हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के लिए सब कुछ बदला जा रहा है। सुनने की हिम्मत रखो। मैं अध्यक्ष महोदय जी, अडानी जी को सारे कोल्ड स्टोरेज प्रदेश की सरकार ने नहीं दिए। तो प्रियंका वाड्रा के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के किसान, सेब के किसान रो रहे हैं क्योंकि सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी को दे दिए गए, और इसके लिए वो मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। लेकिन सच्चाई हम आपको बताते हैं। हिमाचल में इस समय कंट्रोल एटमॉस्फेयर वाले 21 कोल्ड स्टोरेज हैं। इसमें से सिर्फ मात्र 3 कोल्ड स्टोरेज अडानी ग्रुप के पास है। अडानी ग्रुप के तीनों कोल्ड स्टोरेज शिमला में, 21 में से 7 ही कोल्ड स्टोरेज सरकारी हैं, बाकी प्राइवेट है। तो 21 में से 3 अडानी ग्रुप के पास हैं। उसके लिए सेब का किसान रो रहा है, बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा भाई? और अभी तो आपकी सरकार है, उठाइए अडानी के कोल्ड स्टोरेज, फेंकिए बाहर, बंद करा दीजिए, ताला लगा दीजिए। मैंने कहा ना, ये लोग सेल्फ गोल करते हैं भाई। बाकी के 11 कोल्ड स्टोरेज भी या तो प्राइवेट कंपनियों के हैं या फिर किसान रेंट पर चला रहे हैं। यानी प्रियंका वाड्रा जो दावा कर रही हैं कि सारे कोल्ड स्टोरेज अडानी को दे दिए गए, वो दावा भी सही नहीं है भाई। पता नहीं कौन रिसर्च निकाल के देता है। सवाल तो यह है कि अगर सेब किसानों की इतनी ही चिंता है तो हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने और कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं खोल दिए भाई? इसी वजह से बीजेपी कह रही है कि प्रियंका वाड्रा ने हिमाचल प्रदेश में अपनी ही सरकार पर आरोप लगाए। भाई और क्या, अपनी ही पे तो लगाए। खटाखट अकाउंट में पैसा डालने की बात करते राहुल गांधी, खटाखट खोल देते कोल्ड स्टोरेज, अडानी से छीन के दे देते, इतना न्याय करने का मन था तो।
बीजेपी कह रही है कि ये तो अपनी सरकार को एक्सपोज कर रही है। सुनिए। क्या बोलना चाह रही थी ये समझ में नहीं आया, लेकिन कहते कहते उन्होंने हिमाचल सरकार पर भी आरोप लगाया। शायद उनके दिमाग से निकल गया होगा हिमाचल में उनकी सरकार है, या उनको जानकारी होगी कि बहुत गड़बड़ वहां हो रहा है, इसीलिए उन्होंने हिमाचल सरकार के खिलाफ भी एक शब्द बोला। लेकिन हर बात में अडानी की बात लानी है और नरेंद्र मोदी को घेरना है, तो इसके लिए कांग्रेस कुछ भी कह रही है। प्रियंका वाड्रा ने आज संसद में एक राजा की कहानी भी सुनाई। प्रियंका वाड्रा की एक कहानी आप भी सुनिए, फिर आपको वो किस्सा बताऊंगा जिसे सुनाकर मोदी सरकार के मंत्री ने संविधान की दुहाई दे रही कांग्रेस और इंडी गठबंधन को एक बार में निपटा दिया। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। पब्लिक पूछ रही है कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी बिना भेष बदले एक बार तो पब्लिक के बीच जाएं, अपने लोगों को छोड़कर तो जाएं, पता तो करें कि क्यों कांग्रेस हारती है, कभी वो भी तो करें। हालांकि पैटर्न सेम है, मैंने आपको कहा ना, जैसे राहुल गांधी शुरू में आपको लीलावती कलावती की कहानियां सुनाते थे, वैसे प्रियंका वाड्रा भी कहानी वानी सुना रही। राइटर सेम है ऐसा लग रहा है। प्रियंका वाड्रा ने अपने भाषण में संविधान पर बड़ी बड़ी बातें की। इस पर लोकसभा में बैठे उन नेताओं ने प्रियंका की खिंचाई कर दी जिन्हें इंदिरा गांधी की इमरजेंसी का जमाना याद है। वो दौर भी याद है जब संविधान की धज्जियां उड़ाकर सरकारें गिरा दी जाती थी। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ने बिहार का ऐसा ही किस्सा याद दिलाया प्रियंका वाड्रा को, कांग्रेस को, कि कांग्रेस की सरकार जब केंद्र में थी तो क्या हुआ करता था। फरवरी 2005 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था। किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। 10 मार्च को सरकार का कार्यकाल खत्म हो रहा था। आरजेडी को डर था सरकार बनाने में देरी की वजह से पार्टी में फूट ना पड़ जाए। 7 मार्च 2005 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल बूटा सिंह ने राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी। लेकिन यह राष्ट्रपति शासन लगा कैसे? राजीव रंजन ने इस पर बड़ी बात लोकसभा में कही। राजीव रंजन ने बताया कि रात को 12 बजे एक केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास गए। मनमोहन सिंह को धमकाने लगे कि बिहार में विधानसभा को भंग करो नहीं तो सरकार गिरा देंगे। फिर उसी रात 4 बजे कैबिनेट की बैठक हुई। उस वक्त तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम मॉस्को में थे बॉस। फैक्स के जरिए उनसे राष्ट्रपति शासन की सहमति दी गई। सुबह होते होते बिहार में राष्ट्रपति शासन लग गया। अक्टूबर नवंबर में फिर से चुनाव हुआ। इस बार एनडीए की सरकार बन गई। यह मामला कोर्ट भी गया था जिसमें कोर्ट ने गवर्नर बूटा सिंह को फटकार लगाई थी। सन 2008 में उस वक्त के केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव ने इस बात को माना था कि उन्होंने सरकार भंग कराकर गलती कर दी। बिहार में जिस तरह से राजनीतिक उठापटक चल रही थी उसे देखकर तत्कालीन राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बहुत परेशान हो गए थे और उन्होंने इस्तीफे तक की पेशकश कर दी थी। यह तो कांग्रेस का लोकतंत्र और संविधान रहा है बॉस, कि राष्ट्रपति विदेश में बैठे हों तो वहां से बोले भेजिए लगाइए, राष्ट्रपति शासन लगाइए, ऑर्डर दीजिए। रात में कैबिनेट की बैठक हो रही है। राजीव रंजन ने ऐसे ही किस्सों से कांग्रेस को दिन में तारे दिखाए। राजीव रंजन ने कहा कि संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे कई काम कांग्रेस ने रात के अंधेरे में किए। अरे आप तो अभी ज्ञान आपको नहीं है, जरा अपने पूर्वजों की, आपके जो पूर्वजों ने जो इस देश में शासन किया है उनका भी जरा इतिहास तो पढ़ लेते। 100 चूहा, हम लोग के यहाँ कहावत है, सभापति महोदय आप भी जानते हैं, आपके यहाँ भी उत्तर प्रदेश में कहावत होगा, 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज करने के लिए। पूरे शासन काल में आपने संविधान की धज्जी उड़ाई और संविधान की धज्जी उड़ाने के बाद जो संविधान के भक्षक हैं
वो आज संविधान का कॉपी लेके घूम रहे हैं, जैसे लगता है कि कितने बड़े संविधान के रक्षक। संविधान के भक्षक संविधान के रक्षक नहीं हो सकते, इसलिए आप आज वहां बैठे हैं। आप समझती हैं कि सोना का चम्मच लेके हम लोग पैदा हुए हैं इस देश में शासन करने के लिए। देश की जनता ने कहा कि आप विपक्ष में बैठने के लायक हो, वहीं बैठते रहो, वहीं आनंद करते रहो। मोदी जी तीसरी बार आए हैं, चौथी बार आएंगे, आपका नामो निशान कुछ दिन में समाप्त हो जाएगा। कांग्रेस और उसके साथियों ने अपने राज्य में ऐसे ऐसे कांड किए हुए हैं जिनके किस्से आज भी सुनिएगा ना तो लगता है कि ये लोग कैसे संविधान की बात करते हैं। बॉस, संविधान के नाम पर पूरा इंडी गठबंधन लगा पड़ा है कि मोदी संविधान को खत्म कर रहे हैं। इस फेक नैरेटिव को बनाने में प्रियंका वाड्रा के साथ साथ आज अखिलेश यादव भी जुट गए। प्रियंका वाड्रा ने बीजेपी की वॉशिंग मशीन का जिक्र किया तो अखिलेश कहने लगे कि जो नेता इधर से उधर गए वो लौट आए तो मोदी सरकार गिर जाएगी। सुनिए प्रियंका वाड्रा और अखिलेश यादव ने क्या कहा। पूरी देश की जनता जानती है कि इनका हस्ती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। जो यहाँ से वहां जाता है वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथी इधर के ही उधर हैं। अगर उधर वाले इधर आ गए उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। प्रियंका वाड्रा हो या फिर अखिलेश यादव, संविधान पर चर्चा को इन्होंने वोट बैंक साधने का मौका भी बना दिया। जैसे प्रियंका वाड्रा ने दलितों की बात की, संभल की बात की, जबकि इन दोनों ही मुद्दों पर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी मुखर होकर बोलती रही। यानी संसद के अंदर भी कांग्रेस और सपा के बीच मुद्दों का टकराव देखने को मिला। प्रियंका ने अखिलेश के पीडीए में सेंधमारी करने की कोशिश की तो अखिलेश अल्पसंख्यकों का मुद्दा लेकर आए। सुनिए अखिलेश यादव को भी। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस से यह बात कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों को 2M दर्जे का सिटीजन बनाकर रख रही है बीते 10 साल से, क्योंकि उनको यह कॉन्फिडेंस है कि उनसे कोई पलटकर मुसलमान ही ये नहीं पूछेगा कि बॉस मोदी तो 10 साल पहले आए, उससे पहले इस देश की आजादी के 50-60 साल में मोदी तो नहीं थे। तो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुसलमानों की इतनी बुरी हालत क्यों थी अगर हम फर्स्ट या उससे भी ऊपर के सिटीजन थे? मुसलमान की जो साक्षरता दर है वो इतनी नीचे क्यों है अगर सेकंड दर्जे का सिटीजन आप लोगों ने बना के नहीं रखा था? मुसलमान आज भी इतना गरीब क्यों है अगर वो सेकंड क्लास का सिटीजन मोदी राज में बना और उसके पहले राजा बना के घुमा रहे थे आप लोग? मुसलमान बड़ी संख्या में अपराध में शामिल क्यों हो जाता है, जेल क्यों जाता है, दूसरी तकलीफें क्यों झेलता है अगर वो सेकंड क्लास का सिटीजन पिछले 10 साल में बना है? तो इनको कॉन्फिडेंस है कि हमको बस जाकर इफ्तारी साथ में खानी है, उसके बाद हमसे कोई ये सब नहीं पूछेगा। क्योंकि मुसलमान को बाबू सोना पसंद है, उसको यह पसंद नहीं आता कि कोई ये कहे कि भैया तुम्हारा बेटा पत्थर क्यों चला रहा है, उसको इंजीनियर बनाओ ना। अखिलेश यादव संभल की बात कर रहे थे, वो ये बताना भूल गए कि संभल में पत्थरबाजों ने किया क्या, दंगाइयों ने किया क्या, सर्वे करने टीम गई तो उसके साथ क्या हुआ, फिर संभल में उनके अपने सांसद का रोल क्या था। संभल हिंसा में सपा सांसद बर्क का नाम है, उन पर हिंसा भड़काने के आरोप लगे हुए। हिंसा के दौरान कैसे पुलिस पर हमला हुआ, दंगाइयों ने कैसे पत्थर फेंके, इसके वीडियो आ चुके हैं, पत्थरबाजों के पोस्टर छप चुके हैं। संभल हिंसा के पीछे बड़ी साजिश हो सकती है, उसकी जांच चल रही है, वहां विदेशी हथियार कहां से आए।
लेकिन इन लोगों को कॉन्फिडेंस है बॉस कि हम पत्थरबाज का भी साथ देंगे तो मुसलमान खुश रहेगा। वो ये नहीं पूछेगा कि मेरा बच्चा आज भी पत्थर क्यों उठा रहा है। भाई, जब हिंसा के आरोपियों से योगी सरकार सख्ती से निपटने लगती है, नुकसान की भरपाई दंगाइयों से करने की बात करती है, तो अखिलेश यादव की पार्टी को यह सब तानाशाही लगती है। अखिलेश यादव कैसे हिटलर का नाम ले रहे हैं, सुनिए जरा। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष, हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। इंडी गठबंधन का यही फंडा है। वो नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए अल्पसंख्यक कार्ड खेलने लगते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि भारत में सिखों को पगड़ी पहनने, गुरुद्वारे जाने की आज़ादी नहीं है। देश के अंदर अखिलेश मुसलमानों की बात करने लगते हैं। अगर धर्म का कार्ड नहीं चलता तो जाति का कार्ड लेकर आते हैं। प्रियंका वाड्रा ने आज अपने भाषण में जातिगत जनगणना की बात की। अखिलेश यादव ने भी कास्ट सेंसस की चर्चा की, लेकिन अखिलेश यादव इसी पर फंस गए। उनके एक पुराने साथी ने उनका कच्चा चिट्ठा खोल दिया। देखिए आप। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। अखिलेश जी गवाह हैं। INDI की मीटिंग हो रही थी बंबई में, मैं बेंगलुरु में, सवाल उठा कि जातीय जनगणना पर प्रस्ताव पारित करिए। ये मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मुंह में टेप लगा के बैठे हुए थे, मैं भी उसमें था। तो इनकी कथनी और करनी में यही फर्क है। ये अपने राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नारा और अपने फायदे के लिए नारा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। उनको कभी खुलासा करना चाहिए। हम चुनौती देते हैं। ये प्रस्ताव आया, मुंह में पट्टी बांध के, मुंह में टेप लगा के क्यों खड़े थे, यह आपको बताना चाहिए। मुंह में टेप तो छोड़िए बॉस, अखिलेश यादव को तो यह भी बताना चाहिए कि अगर वो कास्ट सेंसस को लेके इतने कॉन्फिडेंट हैं, इतना उसके लिए पॉजिटिव हैं कि हम आएंगे तो कराएंगे, तो वो अपने ही साथी कांग्रेस से जो इंडिया अलायंस का पार्ट है उससे क्यों नहीं बोलते? राहुल गांधी को क्यों नहीं बोलते कि कर्नाटक में तो कास्ट सेंसस होके रखा हुआ है बॉस, उसको लागू कीजिए ना। राहुल गांधी कहते हैं ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। कर्नाटक में करके दिखाएं, वहां तो हो रखा है, क्यों नहीं करवाते हैं? ना कांग्रेस कर रही है, ना अखिलेश यादव पूछते हैं कि बॉस क्यों नहीं कर रहे हैं। इंडी गठबंधन के पास नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कभी अडानी की बात करते हैं, कभी संभल के पत्थरबाजों के साथ खड़े होते हैं, कभी जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जबकि इन सभी मुद्दों पर ये खुद ही एक्सपोज होते रहते हैं। संविधान पर जब संसद में चर्चा चल रही है तब भी ये इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द नरेंद्र मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। डायलॉगबाजी चल रही है भाई, शेर व शायरी हो रही है। ममता बनर्जी की सांसद महुआ मोइत्रा ने आज क्या कहा है वो भी देखिए जरा। मुबारक घड़ी है, कल सच धज कर, मेकअप रच कर, खूब जच कर देखो उसका मंच पर आना, किताब संविधान की आंखों से लगाना और फरमाना, मैं शीश को झुकाकर इस किताब को मन में बसाकर ईश्वर की शपथ लेता हूं। रात ढलने दीजिए, दिल बदलने दीजिए, कल तलक ये बेवफा सितमगरों का बादशाह सब भूल जाएगा, नफरतें उगाएगा, दूरियां बढ़ाएगा, रोज संविधान की धज्जियां उड़ाएगा। मगर जो आज महफिल सजी है यही मानती है कि हीरो वही है। मुबारक घड़ी है। शेरो शायरी चल रही है। ये वही महुआ मोइत्रा हैं जो पिछली लोकसभा में बर्खास्त की गई थी, क्योंकि इन पर आरोप था कि इन्होंने लोकसभा में सवाल पूछने का लॉगिन आईडी किसी और को दे दिया था। खुद नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले लोग आज शेरो शायरी करके बता रहे हैं कि संविधान की धज्जियां कोई और उड़ा रहा है। संविधान की धज्जियां कैसे उड़ाई गई थी, ये बात उन लोगों से पूछिए जिन्होंने इमरजेंसी का दौर देखा है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संविधान की बात करने वाले ऐसे सभी लोगों के धागे खोल दिए।
राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे वो इमरजेंसी में 18 महीने जेल में रहे और जेल में रहते हुए उनकी मां की मृत्यु हो गई, लेकिन उनको अंतिम दर्शन के लिए पैरोल नहीं दिया गया। बॉस सुनिए राजनाथ सिंह ने क्या बताया, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप इतिहास देखें, हमने आपातकाल के काले दिनों में भी संविधान के मूल चरित्र को चोट पहुंचाने के हर प्रयास का मजबूती के साथ विरोध किया था। लाखों की संविधान में, लाखों की संख्या में संविधान के सिपाहियों ने जेल की यातना झेली है। मैं स्वयं इन यातनाओं का भुक्त भोगी हूं। 18 महीने मैं भी जेल रहा हूं। 2 महीने तक हमने तन्हाई काटी है, सॉलिट्यूड सेल काटी है। अध्यक्ष महोदय, जेल में रहते हुए मेरी मां की मृत्यु हो जाने पर मुखाग्नि देने के लिए हमको पैरोल तक नहीं दिया गया। सोचिए बॉस, संविधान की धज्जियां कैसे उड़ती हैं। किसी की मां मर गई, मुखाग्नि देने के लिए पैरोल नहीं दिया गया। लोकसभा में तो आज संविधान पर चर्चा हुई, इसलिए सदन की कार्रवाई आराम से हुई, लेकिन राज्यसभा में इंडी गठबंधन का रवैया नहीं बदला। इंडी गठबंधन ने राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया और इसका नोटिस भी दिया है। इसी मुद्दे पर आज नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के बीच जोरदार बहस हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साफ कर दिया कि वो विपक्ष के इस तरह के हमलों से डरने वाले नहीं हैं। आप देखिए जगदीप धनखड़ और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच आज कैसी तीखी बहस हुई। मानकर चलिए, किसान का बेटा हूं, कमजोरी नहीं दिखाऊंगा, देश के लिए मर जाऊंगा, मिट जाऊंगा। आप लोग चिंतन नहीं करेंगे। 24 घंटे एक ही काम है कि किसान का बेटा यहाँ क्यों बैठा है। मैं आंखों से देख रहा हूं, पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मेहरबानी कर कर दिल टटोलिए, मेहरबानी कर कर कुछ सोचिए। मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है। अरे साहब, बोलिए, आप अगर किसान हैं तो मैं किसान मजदूर का बेटा हूं। मैं खुद तुमसे भी ज्यादा हमारे लिए छड़ते हैं। कितना कष्ट थोड़ा सा दिल टटोलिए। आपसे भी ज्यादा मैं सहना हूं। आपने बड़े आप तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। उनको बताओ मेरी बात बोलता हूँ। क्यों माननीय सदस्य, आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। राज्यसभा चेयरमैन और नेता विपक्ष के बीच ऐसी तीखी बहस पहली बार देखी गई। राज्यसभा चेयरमैन ने तो इंडी गठबंधन के टारगेट पर वो है ही, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस भी दिया गया था, लेकिन राज्यसभा चेयरमैन को हटाने के नोटिस के 14 दिन बाद ही प्रस्ताव लाया जा सकता है, जबकि संसद का सत्र 20 तारीख को खत्म हो रहा है। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने के प्रस्ताव का कोई मतलब ही नहीं। ये सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी के लिए हो रहा है, क्योंकि प्रस्ताव आ भी जाएगा तो राज्यसभा में विपक्ष के पास इतने नंबर नहीं है कि वो इसे पास करवा सके, फिर संसद का सत्र ही खत्म हो जाएगा। लेकिन चल रहा है, सब चल रहा है, और इसलिए मुझे लगा कि आपको एक एक चीज विस्तार से दिखानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच बड़ी है, उनके काम बड़े हैं, और जिस काम को वो करने का ठान लेते हैं उस काम को करने का लेवल अलग लेवल पर ले जाते हैं। कोई नया काम शुरू करना हो, कोई स्कीम लॉन्च करनी हो, कोई इवेंट करवाना हो, पीएम मोदी जो भी करते हैं भव्य तरीके से करते हैं। इतने ग्रैंड लेवल पर काम होता है कि हर कोई देखता रह जाता है। चर्चा होती है, जो वो चाहते हैं कि चर्चा हो, भारत की चर्चा हो, भारत के गौरवशाली इस प्रयास की चर्चा हो। जैसे भारत में जब पीएम मोदी ने G20 समिट कराया था, आपको याद होगा, बस पूरी दुनिया देख के हैरान रह गई कि क्या जबरदस्त समिट हुआ है। इसी साल जनवरी में जब अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हुआ, उसका उद्घाटन कितने ग्रैंड लेवल पर हुआ था। इसी तरह से अब महाकुंभ को भी पीएम मोदी एक ग्रैंड लेवल पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह पहली बार है जब मोदी राज में महाकुंभ होने जा रहा है। भाई 2012 में हुआ, उसके बाद अब हो रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएम मोदी इस महाकुंभ को, सनातनियों के सबसे बड़े पर्व को, कितना बड़ा और भव्य बनाने वाले हैं। सनातन के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ की तैयारियों को देखने आज खुद पीएम मोदी प्रयागराज पहुंच गए। 5 घंटे प्रयागराज में रहे,
इसके बाद सीएम योगी और उनके अधिकारियों से कुंभ की तैयारियों को लेकर एक एक अपडेट लिया पीएम ने कि अच्छा बताइए योगी जी क्या क्या हो रहा है, अच्छा ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। इस दौरान पीएम मोदी ने साधु संतों से भी मुलाकात की ताकि कुंभ के दौरान उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। इसके बाद पीएम मोदी प्रयागराज के सभी धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों पर गए और वहां पूजा अर्चना की। यह सब देखकर आपको लग रहा होगा कि पीएम मोदी एक आध्यात्मिक यात्रा कर रहे थे, लेकिन इस दौरान वो पूरी दुनिया को कुंभ यात्रा के लिए गाइड भी कर रहे थे। पीएम मोदी ने इस दौरान यह बता दिया कि संगम में स्नान करने के बाद उन्हें प्रयागराज में किन किन धार्मिक स्थलों के दर्शन करने हैं। साथ ही आज पीएम मोदी ने प्रयागराज में कई विकास योजनाओं की घोषणा की और लोगों के साथ जनसंवाद भी किया। दरअसल पीएम मोदी ये मानते हैं कि उन्हें पहली बार प्रयागराज में महाकुंभ आयोजन करवाने का मौका मिला है और इससे पूरी दुनिया को सनातन का सबसे बड़ा संदेश दिया जा सकता है। इसलिए पर्सनल लेवल पर हर तैयारी को वो खुद देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको पीएम मोदी की महाकुंभ वाली यात्रा की एक झलक दिखाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि इस महाकुंभ में मोदी का प्लान क्या है। इस बार महाकुंभ का आयोजन बहुत भव्य और दिव्य होने वाला है। इस आयोजन में पहली बार करीब 50 करोड़ लोगों के आने की संभावना है। पूरी दुनिया के लोग प्रयागराज आने के लिए उत्साहित हैं और इसलिए मोदी योगी इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुट गए। आज पीएम मोदी ने प्रयागराज आकर किस तरह अध्यात्म और सनातन के एक गाइड बनने का प्रयास किया, इसके बारे में आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले यह समझिए कि महाकुंभ में आने वाले लोगों का पीएम मोदी ने किस तरह ध्यान रखा है। आज पीएम मोदी ने महाकुंभ की 6000 करोड़ रुपए की 167 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण कर दिया। इस दौरान 11 कॉरिडोर और 29 मंदिरों के जीर्णोद्धार के साथ पुल, ओवरब्रिज, सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। पीएम ने जिस 11 कॉरिडोर का उद्घाटन किया उनमें भारद्वाज आश्रम गलियारा, अक्षयवट गलियारा, हनुमान मंदिर गलियारा और श्रृंगवेरपुर धाम गलियारा शामिल है। ये प्रयागराज की वो आध्यात्मिक जगहें हैं जिनका पिछली सरकारों ने ध्यान नहीं रखा, लेकिन इन स्थलों का कायाकल्प हो चुका है। महाकुंभ में आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी की शक्ति से भी परिचय करवाया। आज पीएम मोदी ने डिजिटल महाकुंभ को बढ़ावा देने के लिए AI बेस्ड कुंभ सहायक चैटबॉट भी लॉन्च कर दिया। इस तकनीक से कुंभ में आने वाले लोग एक दूसरे से खो नहीं पाएंगे। पुरानी फिल्मों में हर बार दो हीरो कहां बिछड़ते थे, कुंभ में ही तो बिछड़ते थे, फिर बाद में मिलते थे। तो नरेंद्र मोदी ने फिल्म बनाने का मौका ही हटा दिया कि हटाओ, खोना नहीं है, बनाना तो ऐसे ही फिल्म बना। आपने कुंभ में लोगों के खोने की बहुत किस्से सुने होंगे, लेकिन इस बार मोदी योगी कुंभ में ऐसी तकनीक लाए हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। पीएम मोदी ने प्रयागराज आकर संगम तट पर विधिवत गंगा पूजन किया। इस दौरान पीएम मोदी को महाकुंभ का यजमान बनाया गया। दरअसल सनातन हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में यजमान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। यजमान को अनुष्ठान का संरक्षक माना जाता है। महाकुंभ में पीएम मोदी को संरक्षक माना जा रहा है, इसलिए उन्हें यजमान की उपाधि दी गई है। गंगा पूजन के दौरान पीएम मोदी ने कुंभ कलश भी स्थापित किया। इस दौरान उनके साथ सीएम योगी और यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद थी। गंगा पूजन के पहले पीएम मोदी ने महाकुंभ में आने वाले साधु संतों और अखाड़ों के प्रमुख संतों से मुलाकात भी की। महाकुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत आते हैं और शाही स्नान करते हैं। इस पूरे आयोजन में साधु संतों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए पीएम मोदी ने उनसे भी बात की कि आप बताइए आपको क्या लग रहा है और क्या कर दें। अच्छा, क्या तकलीफ आती है, क्या लगता है, क्या होना चाहिए, सब पूछ लिया भाई। आपको यह भी जानना चाहिए कि प्रयागराज यात्रा के दौरान आज पीएम मोदी किस तरह आध्यात्मिक पर्यटन के गाइड बने हुए थे। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक अक्षय वट वृक्ष के दर्शन करने गए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोई बरगद का सामान्य पेड़ नहीं है ये। इस वृक्ष के बारे में हमारे शास्त्रों में भी वर्णन मिलता है। इसके पौराणिक महत्व को बताने के लिए पीएम मोदी ने यहां अक्षयवट कॉरिडोर बनवाया है। आज पीएम मोदी ने इस वट वृक्ष के साथ एक तस्वीर पोस्ट की और उसके साथ उन्होंने रामचरितमानस की चौपाई शेयर की। इस चौपाई में कहा गया है, संगमु सिंहासनु सुठी सोहा, छत्रु अक्षय बटु मुनि मनु मोहा, चवर जमुन अरु गंग तरंगा, देखी होई दुख दारिद भंगा। जिसका मतलब यह है कि संगम ही भगवान का अत्यंत सुशोभित सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है जो मुनियों के भी मन को मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके चवर हैं, जिसे देखकर ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। मैंने आपको कहा ना कि पीएम का यह बड़ा फोकस रहता है। ऐसा नहीं कि मैं गया पूछ के आ गया, भाई वो तो बुला लेते अधिकारियों को, वहीं ले लेते अपना डिटेलिंग की क्या तैयारी है बताओ। अब वो ये जो कर रहे हैं ना, इससे देश भर में, दुनिया भर में लोगों को मैसेज जाएगा कि वहां जाना है, महाकुंभ में शामिल होना है,
ये काम भी करना है, अपनी संस्कृति को पहचानना है, सनातन को जानना है। और इकोनॉमी का तो लेवल अलग ही है, आपको बताया ही है पहले भी मैंने कि कैसे जो अलग अलग मंदिर स्थापित हुए बेहतर और भव्य बने, काशी विश्वनाथ हो, दूसरे मंदिर हो, कैसे पूरी इकोनॉमी वहां पर चमचमा गई। तो अब ये आप सोचिए कुंभ में कितना पैसा आने वाला है जब इतने 50 करोड़ लोग आएंगे, और गरीब आदमी ही तो कमाएगा। आपको अक्षय वट वृक्ष की पौराणिक मान्यताओं के बारे में भी बताता हूं। सनातन धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अक्षय वट वृक्ष किसी भी मंदिर या भगवान से कम नहीं है। ऐसी मान्यता है कि अक्षय वट के वृक्ष का कभी अंत नहीं हो सकता। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक जब सृष्टि का विनाश हुआ था तब भी भगवान विष्णु इसी अक्षय वट वृक्ष के एक पत्ते पर बाल स्वरूप में विराजमान थे। यह भी मान्यता है कि रामायण काल के दौरान जब भगवान राम जंगल जा रहे थे, उन्होंने भी इस वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। यहां से जाते समय माता सीता ने भी अक्षय वट को कभी न नष्ट होने का आशीर्वाद दिया था। प्रयागराज के 5 तीर्थ नायकों के रूप में भी अक्षय वट की गिनती की जाती है। यही वजह है कि इसके पौराणिक महत्व के बारे में दुनिया के सामने रखने के लिए उसको पीएम मोदी ने यहां एक कॉरिडोर बनवाया है। आज प्रयागराज से पीएम मोदी ने पूरे दुनिया को महाकुंभ के लिए आमंत्रण दिया है एक तरीके से। इस दौरान उन्होंने क्या कहा पहले वो सुनिए, इसके बाद कुंभ में पीएम मोदी की लिस्ट में और कौन सी जगह हैं जो वो चाहते हैं कि दुनिया देखे, सनातन की ताकत समझे, उनके बारे में बताऊंगा। लेकिन पहले पीएम को सुनिए। तीर्थराज प्रयाग यानी चारी पदारथ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देश अति चारु। अर्थात जहां धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है, वो प्रयाग है। प्रयागराज केवल एक भौगोलिक भूखंड नहीं है, ये एक आध्यात्मिक अनुभव क्षेत्र है। ये प्रयाग और प्रयाग के लोगों का ही आशीर्वाद है कि मुझे इस धरती पर बार बार आने का सौभाग्य मिलता है। आज प्रयागराज में पीएम मोदी के संगम घाट की यात्रा का यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पीएम मोदी एक क्रूज में बैठकर गंगा किनारे के त्रिवेणी घाटों को देख रहे हैं। 13 जनवरी से इन्हीं घाटों पर साधु संत और दुनिया भर से आए करोड़ों लोग डुबकी लगाएंगे। दिल्ली से प्रयागराज पहुंचने के बाद पीएम मोदी इसी क्रूज में बैठकर संगम घाट पर पहुंचे थे। महाकुंभ के दौरान आप भी इस क्रूज यात्रा का आनंद ले सकते हैं। इसे 13 जनवरी से आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाएगा। कल भी मैंने आपको इस क्रूज के बारे में बताया था। इसका नाम निषाद राज क्रूज रखा गया है, जिसमें एक साथ 50 लोग बैठ सकते हैं। यह गंगा नदी पर 30 किलोमीटर की स्पीड से चलकर प्रयागराज के सभी घाटों के दर्शन करवाएगा। अब चूंकि पीएम मोदी सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, उन्होंने एक यात्रा इसमें कर ली। अब सबको पता चल गया कि अरे बॉस, इसमें तो एक बार बैठना ही है, पीएम बैठे थे, हो गया काम। पीएम मोदी की आध्यात्मिक यात्रा में एक नाम प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान का भी। ऐसा माना जाता है कि प्रयागराज की यात्रा लेटे हनुमान के दर्शन के बाद ही पूरी होती है। ये देखिए लेटे हनुमान जी। इसके अलावा हनुमान जी के इस मंदिर में सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना पूरी होती है। यही वजह है कि पीएम मोदी लेटे हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे और वहां पूजा अर्चना भी की। यह तस्वीर देखिए। आज पीएम मोदी ने महाकुंभ से जात पात करने वालों की भी क्लास लगाई। जो लोग देश के लोगों को जातियों में बांटने का एजेंडा चला रहे हैं, उन्हें आज पीएम मोदी ने क्या कहा, एक बार वो भी सुनिए। यहां आकर संत महंत, ऋषि मुनि, ज्ञानी विद्वान, सामान्य मानवी सब एक हो जाते हैं। सब एक साथ त्रिवेणी में डुबकी लगाते हैं। यहां जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की देश भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। जहां बिग स्टारर फिल्में कमाई के मामले में 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए जोर लगा रही हैं,
वहीं अल्लू अर्जुन 300 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक्टिंग की फीस ले रहे हैं भाई। 300 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं अल्लू अर्जुन कि लाओ दो, क्योंकि उनको पता है फिल्म मेरी कमाएगी। उनकी फिल्म पुष्पा ने सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पुष्पा 2 ने तो एक हफ्ते में 1000 करोड़ रुपए कमा लिया, एक हफ्ते में 1000 करोड़। अल्लू अर्जुन पर्दे पर पूरी दबंगई के साथ पुष्पा 1 के में कहते थे कि वो फ्लावर नहीं फायर है, लेकिन 1000 करोड़ी पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को पुलिस ने फायर से फ्लावर बना दिया। आज जब अल्लू अर्जुन के अरेस्ट की खबर आई तो उनके फैंस शॉक्ड रह गए कि अरे अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो गए। हैदराबाद के एक थिएटर में हुई भगदड़ के मामले में तेलंगाना पुलिस ने 8 दिन बाद अचानक अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे दिन अल्लू अर्जुन को थाने से लेकर अस्पताल और कोर्ट के चक्कर लगवाए गए और फिर जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन के बारे में इन खबरों ने लोगों का दिमाग हिला दिया। कई सवाल खड़े होने लगे, जैसे अल्लू अर्जुन को पहले जेल और फिर बेल के पीछे खेल क्या हुआ? मामला गैर इरादतन हत्या का है या सिर्फ हादसा हुआ था? गिरफ्तारी के 5 घंटे बाद ही अल्लू अर्जुन को जमानत कैसे मिल गई? अल्लू के अरेस्ट को लेकर हैदराबाद पुलिस क्यों कटघरे में आ गई? ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आपको अल्लू अर्जुन के अरेस्ट की इनसाइड स्टोरी की पूरी डिटेल भी बताऊं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद खबर है भाई कि अचानक से 8 दिन बाद क्या हो गया। सबसे पहले आज ये तस्वीर देखिए जब हैदराबाद पुलिस अचानक अल्लू अर्जुन के घर पर पहुंच गई। ये देखिए तस्वीर, पुलिस के सामने पुष्पा का स्टाइल, पुष्पा का कमिटमेंट और पुष्पा का जलवा सब धरा रह गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके बेडरूम से उठा लिया, उन्हें कपड़े भी नहीं बदलने दिए और तो और उन्हें नाश्ता भी खत्म करने नहीं दिया गया। अल्लू अर्जुन ने एक जैकेट पहना जिस पर उनकी फिल्म का प्रमोशन था। टी शर्ट पर उनकी फिल्म का डायलॉग हिंदी में लिखा था, फ्लावर नहीं फायर है मैं। लेकिन पुलिस के सामने अल्लू अर्जुन का फायर नहीं दिखा। अल्लू अर्जुन को लेकर पुलिस जब पार्किंग में पहुंची तब उन्हें एक कॉफी पीने की इजाजत दी गई। अल्लू अर्जुन ने पार्किंग में खड़े होकर ही अपनी कॉफी खत्म की। ये देखिए, पार्किंग में खड़े होकर कॉफी पी रहे हैं। इस दौरान उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी भी दिखाई दी। गिरफ्तारी के वक्त अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा को समझाते हुए दिखाई दिए, मतलब वहां कोई फायर मोड नहीं था। इसके बाद हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के इस पूरे ड्रामे के दौरान अल्लू अर्जुन और तेलंगाना के पुलिस अधिकारी के बीच बहस भी हुई। अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो सहयोग करने के लिए तैयार है और हिरासत में लेने में कुछ भी गलत नहीं। अल्लू अर्जुन ने कहा कि बेडरूम में घुसकर जिस तरह से उनको ले जाया गया वो थोड़ा ज्यादा हो गया। हालांकि हैदराबाद पुलिस के ऐसे रवैये के बाद भी अल्लू अर्जुन ने पुष्पा वाला स्वैग नहीं दिखाया और चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े आराम से पुलिस के साथ चले गए। अल्लू अर्जुन को उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया, जहां से उन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हिरासत में लेने के बाद अल्लू अर्जुन का बयान दर्ज किया गया। अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन तब तक अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील कर दी और शाम के 5 बजे हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन को 50,000 के मुचलके पर 4 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स विरोध कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर्स ने भी कहा कि हादसे के लिए सिर्फ अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। एक बार सुनिए इस पर क्या रिएक्शंस आए। जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। रश्मिका मंदाना ने भी ट्वीट पर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये मैं क्या देख रही हूं। ये देखना दुख की बात है, एक ही शख्स पर इसका सारा इल्जाम मढ़ा जा रहा है। अरेस्ट का ये पूरा मामला या पूरा ड्रामा 5 घंटे चल पाया। इतनी देर में ही हैदराबाद पुलिस के दावों की पोल खुल गई। आपको वो सबूत भी दिखाऊंगा जिसने पूरा केस पलट दिया, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट क्यों किया गया, उनके ऊपर आरोप क्या है। दरअसल 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग हुई। अल्लू अर्जुन भी स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर पहुंचे थे। इस दौरान अल्लू अर्जुन के फैंस ने थिएटर में घुसने की कोशिश की, जिसके चलते भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ कम होने के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लेकिन इस दौरान अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। भगदड़ में महिला की मौत पर अल्लू अर्जुन ने दुख भी जताया था। पीड़ित परिवार से मिलने और 25 लाख रुपए की मदद की पेशकश भी की थी। लेकिन यह बात उछाली जाने लगी कि अल्लू अर्जुन बिना बताए फिल्म के प्रीमियर पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ और महिला की मौत के लिए अल्लू अर्जुन जिम्मेदार है।
अब अल्लू अर्जुन और 4 दिसंबर की रात को लेकर बहुत बड़ा सच सामने आया है। वो लेटर सामने आया है जो कि संध्या थिएटर की तरफ से हैदराबाद पुलिस को लिखा गया था। लेटर में संध्या थिएटर की तरफ से लिखा गया कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संध्या 70 mm एक्स रोड हैदराबाद में सुरक्षा दी जाए। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हो रही है और ऐसे में फैंस की काफी भीड़ मौजूद होगी। फिल्म के कलाकार, वीआईपी और प्रोडक्शन यूनिट फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। यानी ये चिट्ठी तो कहती है कि पुलिस को बताया गया था कि फिल्म के कलाकार वहां आ सकते हैं। अगर उसके बाद भी वहां स्थिति बिगड़ी तो पुलिस पर सवाल क्यों नहीं है, उनकी व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं है, ये भी लोग पूछ रहे हैं। साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की देश भर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। जहां बिग स्टारर फिल्में कमाई के मामले में 300 करोड़ के क्लब में शामिल होने के लिए जोर लगा रही है, वहीं अल्लू अर्जुन 300 करोड़ रुपए तो सिर्फ एक्टिंग की फीस ले रहे हैं भाई। 300 करोड़ रुपए फीस ले रहे हैं अल्लू अर्जुन की, लाओ दो, क्योंकि उनको पता है फिल्म मेरी कमाएगी। उनकी फिल्म पुष्पा ने सिर्फ साउथ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे देश में कमाई के रिकॉर्ड तोड़ दिए। अब पुष्पा 2 ने तो एक हफ्ते में 1000 करोड़ रुपए कमा लिया, एक हफ्ते में 1000 करोड़। अल्लू अर्जुन पर्दे पर पूरी दबंगई के साथ पुष्पा 1 में कहते थे कि वो फ्लावर नहीं फायर है, लेकिन 1000 करोड़ी पुष्पा 2 के हीरो अल्लू अर्जुन को पुलिस ने फायर से फ्लावर बना दिया। आज जब अल्लू अर्जुन के अरेस्ट की खबर आई तो उनके फैंस शॉक्ड रह गए कि अरे अल्लू अर्जुन गिरफ्तार हो गए। हैदराबाद के एक थिएटर में हुई भगदड़ के मामले में तेलंगाना पुलिस ने 8 दिन बाद अचानक अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरे दिन अल्लू अर्जुन को थाने से लेकर अस्पताल और कोर्ट के चक्कर लगवाए गए और फिर जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन के बारे में इन खबरों ने लोगों का दिमाग हिला दिया। कई सवाल खड़े होने लगे, जैसे अल्लू अर्जुन को पहले जेल और फिर बेल के पीछे खेल क्या हुआ? मामला गैर इरादतन हत्या का है या सिर्फ हादसा हुआ था? गिरफ्तारी के 5 घंटे बाद ही अल्लू अर्जुन को जमानत कैसे मिल गई? अल्लू के अरेस्ट को लेकर हैदराबाद पुलिस क्यों कटघरे में आ गई? ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन आपको अल्लू अर्जुन के अरेस्ट की इनसाइड स्टोरी की पूरी डिटेल भी बताऊं, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ी हास्यास्पद खबर है भाई कि अचानक से 8 दिन बाद क्या हो गया। सबसे पहले आज ये तस्वीर देखिए जब हैदराबाद पुलिस अचानक अल्लू अर्जुन के घर पर पहुंच गई। ये देखिए तस्वीर, पुलिस के सामने पुष्पा का स्टाइल, पुष्पा का कमिटमेंट और पुष्पा का जलवा सब धरा रह गया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके बेडरूम से उठा लिया, उन्हें कपड़े भी नहीं बदलने दिए और तो और उन्हें नाश्ता भी खत्म करने नहीं दिया गया। अल्लू अर्जुन ने एक जैकेट पहना जिस पर उनकी फिल्म का प्रमोशन था। टी शर्ट पर उनकी फिल्म का डायलॉग हिंदी में लिखा था, फ्लावर नहीं फायर है मैं। लेकिन पुलिस के सामने अल्लू अर्जुन का फायर नहीं दिखा। अल्लू अर्जुन को लेकर पुलिस जब पार्किंग में पहुंची तब उन्हें एक कॉफी पीने की इजाजत दी गई। अल्लू अर्जुन ने पार्किंग में खड़े होकर ही अपनी कॉफी खत्म की। ये देखिए, पार्किंग में खड़े होकर कॉफी पी रहे। इस दौरान उनकी पत्नी स्नेहा रेड्डी भी दिखाई दी। गिरफ्तारी के वक्त अल्लू अर्जुन अपनी पत्नी स्नेहा को समझाते हुए दिखाई दिए, मतलब वहां कोई फायर मोड नहीं था। इसके बाद हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को अपने साथ ले गई। गिरफ्तारी के इस पूरे ड्रामे के दौरान अल्लू अर्जुन और तेलंगाना के पुलिस अधिकारी के बीच बहस भी हुई। अल्लू अर्जुन ने कहा कि वो सहयोग करने के लिए तैयार है और हिरासत में लेने में कुछ भी गलत नहीं। अल्लू अर्जुन ने कहा कि बेडरूम में घुसकर जिस तरह से उनको ले जाया गया वो थोड़ा ज्यादा हो गया। हालांकि हैदराबाद पुलिस के ऐसे रवैये के बाद भी अल्लू अर्जुन ने पुष्पा वाला स्वैग नहीं दिखाया और चेहरे पर मुस्कान लिए बड़े आराम से पुलिस के साथ चले गए। अल्लू अर्जुन को उनके घर से दोपहर 12 बजे गिरफ्तार किया गया, जहां से उन्हें चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन ले जाया गया। हिरासत में लेने के बाद अल्लू अर्जुन का बयान दर्ज किया गया। अल्लू अर्जुन के खिलाफ बीएनएस की धारा 105, 118(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह गैर जमानती धारा है। फिर उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। इसके बाद 4 बजे उन्हें लोकल कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। लेकिन तब तक अल्लू अर्जुन के वकीलों ने हाईकोर्ट में अपील कर दी और शाम के 5 बजे हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन को 50,000 के मुचलके पर 4 हफ्ते के लिए अंतरिम जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी का साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स विरोध कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर्स ने भी कहा कि हादसे के लिए सिर्फ अल्लू अर्जुन को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। एक बार सुनिए इस पर क्या रिएक्शंस आए। जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। वेरी सॉरी, सेंड माय कंडोलेंसेस, बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो आप ब्लेम है सिर्फ एक इंसान पे नहीं डाल सकते। रश्मिका मंदाना ने भी ट्वीट पर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये मैं क्या देख रही हूं। ये देखना दुख की बात है, एक ही शख्स पर इसका सारा इल्जाम मढ़ा जा रहा है। अरेस्ट का ये पूरा मामला या पूरा ड्रामा 5 घंटे चल पाया।
इतनी देर में ही हैदराबाद पुलिस के दावों की पोल खुल गई। आपको वो सबूत भी दिखाऊंगा जिसने पूरा केस पलट दिया, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि अल्लू अर्जुन को अरेस्ट क्यों किया गया, उनके ऊपर आरोप क्या है। दरअसल 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग हुई। अल्लू अर्जुन भी स्क्रीनिंग के दौरान संध्या थिएटर पहुंचे थे। इस दौरान अल्लू अर्जुन के फैंस ने थिएटर में घुसने की कोशिश की, जिसके चलते भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज किया और भीड़ कम होने के बाद लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन इस दौरान अस्पताल में एक महिला की मौत हो गई। भगदड़ में महिला की मौत पर अल्लू अर्जुन ने दुख भी जताया था। पीड़ित परिवार से मिलने और 25 लाख रुपए की मदद की पेशकश भी की थी, लेकिन यह बात उछाली जाने लगी कि अल्लू अर्जुन बिना बताए फिल्म के प्रीमियर पर पहुंच गए थे, जिसकी वजह से हादसा हुआ और महिला की मौत के लिए अल्लू अर्जुन जिम्मेदार है। अब अल्लू अर्जुन और 4 दिसंबर की रात को लेकर बहुत बड़ा सच सामने आया है। वो लेटर सामने आया है जो कि संध्या थिएटर की तरफ से हैदराबाद पुलिस को लिखा गया। लेटर में संध्या थिएटर की तरफ से लिखा गया कि हम आपसे अनुरोध करते हैं कि संध्या 70 mm एक्स रोड हैदराबाद में सुरक्षा दी जाए। 4 दिसंबर को पुष्पा 2 रिलीज हो रही है और ऐसे में फैंस की काफी भीड़ मौजूद होगी। फिल्म के कलाकार, वीआईपी और प्रोडक्शन यूनिट फिल्म देखने के लिए आ रहे हैं। यानी ये चिट्ठी तो कहती है कि पुलिस को बताया गया था कि फिल्म के कलाकार वहां आ सकते हैं। अगर उसके बाद भी वहां स्थिति बिगड़ी तो पुलिस पर सवाल क्यों नहीं है, उनकी व्यवस्था पर सवाल क्यों नहीं है, ये भी लोग पूछ रहे हैं।